किचन की डीप क्लीनिंग एक दिन का काम नहीं, इनफैक्ट इट्स अ टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क। और जब रमज़ान, ईद या ख़ास दावत का एहतमाम हो तो ये डीप क्लीनिंग एक मस्ट डू जॉब बन जाती है। बट इसको अगर प्रॉपर प्लान और टाइम मैनेजमेंट के साथ कर लिया जाए तो एक पहाड़ जैसा लगने वाला डीप क्लीनिंग का ये काम बिल्कुल स्मूथ, ईजी एंड इंटरेस्टिंग लगने लगता है। सो रमज़ान प्रेपरेशंस की सीरीज़ की वीडियो के पार्ट 4 में किचन के उन कॉर्नर्स को टारगेट करने वाली हूँ जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, और एक साथ स्टार्ट कर लें देन ऑलमोस्ट आपकी हाफ क्लीनिंग तो डन है फॉर श्योर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, विद रमज़ान 2025 सीरीज एपिसोड 4 इन द नेम ऑफ अल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल, तवा हमारे किचन का वो टूल है जो दिन में एटलीस्ट 3 दफ़ा तो पक्का यूज़ होता ही है, और समटाइम्स इससे ज़्यादा दफ़ा भी हो जाता है, जिसकी वजह से मैं तवे को किचन का रफ एंड टफ टूल कहती हूँ। आप में से कौन कौन इस नाम से एग्री करेगा मुझे ज़रूर बताएं। अब ये जितना इसको हम रफली यूज़ करते हैं ना, उतना ही इसकी डीप क्लीनिंग भी जल्दी ड्यू हो जाती है। अदरवाइज इसका सरफेस कोर्स, रफ और खुरदरा हो जाता है, रोटी चिपकती है, इनफैक्ट अनइवन और जलना शुरू हो जाती है। तो इसकी क्लीनिंग के लिए मैं इसको तेज़ आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए दोनों साइड्स बारी बारी पलट कर तेज़ गर्म कर लेती हूँ। जिन एरियाज़ पर लेयर जमी होती है वो सारी जलकर आसानी से उतरने के काबिल हो जाती है। कास्ट आयरन तवे की ये खासियत है कि इसको साफ रखना, इसकी क्लीनिंग करना पॉसिबल होने के साथ साथ आसान भी है। नॉन स्टिक तवा आई थिंक शशका ज़्यादा और प्रैक्टिकल कम है, बहुत नाजुक और सेंसिटिव टू हैंडल होता है। इसकी क्लीनिंग भी मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, बट मैं ज़्यादातर इसी को यूज़ कर रही होती हूँ। अब 5 से 10 मिनट तेज़ गर्म करने के बाद इस स्टेज पर हम इसको किसी भी नाइफ, स्क्रैपर या चम्मच के साथ स्क्रब करेंगे ना, तो इसकी ऊपर की जमी हुई लेयर आसानी से रिमूव हो जाएगी। तेज़ गर्म करने से इसका एरिया, ख़ास तौर पर हैंडल वाली जगह से इसको क्लीन करना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, बट जलने के बाद इस जगह की क्लीनिंग भी एकदम आसान हो जाती है। मेक श्योर आपने ऑलमोस्ट सारी एक्स्ट्रा लेयर जो है वो रिमूव कर दी है, तो आपका काम यहाँ पर हाफ से ज़्यादा डन हो गया है। तो जहाँ पर आपका स्क्रैपर काम कर रहा है वहाँ पर उससे यूज़ कर लें, वरना छुरी की हेल्प से बड़े इजीली ना इन जगहों से ये रिमूव हो जाता है। अब आगे पीछे से सारी इसकी एक्स्ट्रा जमी हुई लेयर मैंने रिमूव कर लिया है और मेरा बहुत सारा काम तो यहीं पर हो गया है। अब ऐसा देखने में नहीं लग रहा होता कि उसके ऊपर कितनी एक्स्ट्रा लेयर जमी हुई है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जलने के बाद कितना इजीली रिमूव हो गया। अब यहाँ पर हम इसको हल्का सा गर्म पानी ले लेंगे, और कोई भी हमारे पास फुट स्क्रबर है ना, जैसे किचन में मैंने ये एक फुट स्क्रबर ला कर रखा हुआ है, या मिट्टी का कोई भी बर्तन है, कोई भी टूटी वगैरह आ जाती है, उसका अगर टूटा हुआ पीस आप ले लें तो उसको अच्छे से इसके ऊपर अगर आप रगड़ देंगे ना, उससे पहले आप इसको फाइन कर लें थोड़ा सा स्टील वूल के साथ। आप डिटर्जेंट सोप यूज़ कर लें या आप लिक्विड सोप यूज़ कर लें, तो उसके बाद अब आप इसको इस स्क्रबर की हेल्प से आप इसको रगड़ेंगे ना, मेरा ख्याल है 2 से 3 मिनट में अब ये इतना सॉफ्ट हो चुका है ना कि ये इसके हर एरिया पर इसको अप्लाई कर देंगे, स्क्रब कर लेंगे, तो इसका तवे का ऊपर का और नीचे का दोनों एरियाज बिल्कुल स्मूथ और फाइन हो जाएंगे। गाइज, यू कांट बिलीव, तवा इतना स्मूथ और क्लीन हो जाएगा जैसे आप इसको अभी नया ख़रीद कर लाए हैं। ऊपर नीचे दोनों साइडें एकदम नीट हो जाएंगी और इसकी अपने सर्कल्स विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट स्टोरी का अभी एंड नहीं हुआ। इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो इसको नॉन स्टिक बना देता है उसको अभी हमने करना बाकी है। बस इसको रगड़ने के बाद इसको जब हमने साफ़ पानी से बिल्कुल साफ़ कर लिया, अब आप देख सकते हैं वो जगह जहाँ पर बिल्कुल ये गंदा था, हमें लग रहा था कि यहाँ से क्लीनिंग नहीं हो सकती, हर जगह से ये एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना अभी इसका बाकी है। अब इसको हमने वॉश तो कर लिया, अब इसको ड्राई कर लेंगे। आप देखें इसके सर्कल्स नज़र आना शुरू हो गए हैं, जो नए तवे के सर्कल्स नज़र आते हैं ना, वो विजिबल हो गए हैं यहाँ पर। तो अब ये हमारा तवा जो है अब ड्राई हो जाएगा। इसके बाद ना थोड़ी देर के लिए हम इसको ड्राई कर लेंगे। चूल्हे पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन वैसे भी एक आध मिनट में ड्राई हो जाएगा। तो बस कोई भी कॉटन का क्लॉथ लेकर उसके ऊपर ऑयल अप्लाई करके दोनों तरफ अच्छे से हम इसको ग्रीजिंग इसकी कर देंगे। तो इसके ऊपर आप यकीन करें रोटी ऐसे फिसलेगी जैसे बोरेक्स अप्लाई करने के बाद कैरम के ऊपर गोटी फिसलती है। जी हाँ, अब ये तो काम हो गया। अब हमारे जितने भी किचन के नैपकिन्स होते हैं ना, जो रफ़ यूज़ के होते हैं, हमारे मिटन्स होते हैं, कोई भी हमारे कोस्टर्स वगैरह होते हैं, हमारी छाबियाँ होती हैं, उनके कवर होते हैं, वो टाइम के साथ साथ गंदे हो जाते हैं, क्योंकि कॉटन फैब्रिक होता है ना, तो सालन के दाग या और चीज़ों के स्टेन ईजीली इनके ऊपर स्टिक कर जाते हैं, और जो बहुत ही बुरे लगते हैं। अब इनकी क्लीनिंग करेंगे, हमने सिंक मैट की क्लीनिंग करनी है, और इसके अलावा जो किचन नैपकिन्स मैं गेस्ट वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ, अपने रोटी सर्व करने के लिए यूज़ करती हूँ, वो मैं सारे प्योर कॉटन के, वाइट थोड़े से फैंसी फ्रिल वाले इस तरह के मैंने अलग रखे हुए हैं। लेकिन उनका भी ये होता है कि ये वाइट तो होते हैं, एस्थेटिक तो बहुत लगते हैं, सर्व करने में भी हमारे होटल्स में इधर उधर अच्छी जगहों पर ऐसे वाइट ही यूज़ होते हैं, लेकिन इनकी क्लीनिंग थोड़ी सी जो है ना
वो थोड़ी टेक्निकल हो जाती है क्योंकि इनके ऊपर स्टेन्स बहुत विजिबल हो जाते हैं, ज़रा सा भी लगा हो तो। बस डिश वॉशिंग लिक्विड में मैंने बेकिंग सोडा और सिरका डालकर इनको थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लेना है। ये जो वाइट है इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट के आपने बॉईल देना है और उसके बाद बस आपने इसको निकाल लेना है। हमारा काम ये है कि इसको हमने अगर वाइट को यूज़ करें तो इसको वाइट ही नज़र आना चाहिए। इसके ऊपर ज़रा सा भी स्टेन लगेगा तो ये बिल्कुल भी अपनी लुक से इसकी ख़राब हो जाएंगी और इनफैक्ट हम अच्छा सर्व करने की बजाय हमारा बैड इंप्रेशन पड़ रहा होगा। ये देखें अब इसके ऊपर ज़रा येलोइश थोड़े से स्टेन्स नज़र आ रहे हैं, ये धुल भी गए हैं, लेकिन अब हम इनको एक और दफ़ा ट्रीट करेंगे तो इसके ऊपर ये स्टेन्स बिल्कुल ईजिली रिमूव हो जाएंगे। हम इसके लिए यूज़ करेंगे कपड़ों वाला ब्लीच। जी, बस थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स डालें और उसके अंदर इनको 5 से 10 मिनट के लिए डिप कर दें। उससे ये होगा कि जो भी एक्स्ट्रा सालन के दाग हैं, कोई भी स्टेन्स हैं, तो वो सारे इसके ऊपर रिमूव हो जाएंगे। इसको एक वॉश दे लें, लेकिन यहाँ पर अभी इसको और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए 2 काम अभी और बाकी हैं। अभी वीडियो आप देखते रहिएगा। ये बहुत सालों से ना मैं मेहमानों के लिए की सर्विंग के लिए ये वाइट नैपकिन्स ही यूज़ कर रही होती हूँ। कभी मैं खुद भी घर में स्टिच कर लेती हूँ, कभी मुझे बाज़ार में नज़र आए तो इनकी फ्रिलिंग भी कर लेती हूँ। लाइट सी एम्ब्रॉयडरी भी इसके ऊपर हुई हो तो बहुत ही ज़बरदस्त और प्रेजेंटेबल लगता है। यहाँ पर अब मैंने इनको वॉश कर लिया तो इसके बाद थोड़ा सा ना माया पकाकर बिल्कुल ज़रा सी 1/2 कप मैंने यहाँ पर लिया है। मेरे 8 से 10 नैपकिन्स के लिए काफ़ी होगी। पानी में डालकर थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स मैंने नील डाल लिया और उसके बाद अब इनको मैं इसके अंदर डिप करके ना तो इसको हल्का सा स्क्वीज़ कर लूँगी पानी इसके अंदर से और फिर इनको मैं ड्राई कर लूँगी। आप यकीन करें कि हम जब इसको हॉट पॉट में सर्व करें या टेबल के ऊपर इनको सर्व करें, ये वाइट नैपकिन्स इतने ज़बरदस्त लगते हैं ना, आपकी नफासत का पता चलता है और बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं ये। हम आम रुमाल जो रोटियों वाले होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा इनको सर्व करने में बहुत ही अच्छा लग रहा होता है और ये बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद बस इनको हल्का सा हमने प्रेस कर लेना है, उससे ये माया जो है इसकी और इसको नीट लुक दे देगी। तो बस इनको यहीं पर नहीं हमने एंड करना, इनको फोल्डिंग भी एक ख़ास तरीके से करनी है। सबकी एक तरह की फोल्डिंग करके और फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स में मैं इनको रख लेती हूँ ताकि जब भी मुझे सर्व करने हो इनमें से मैं पिक करूँ और जाके मैं सर्व कर दूँ। अब दूसरे रुमालों की तरफ चलते हैं जो किचन में नॉर्मल रूटीन में यूज़ हो रहे होते हैं, ज़्यादा गंदे होते हैं, तो उनके ऊपर भी इसी तरह से बेकिंग सोडा, डिश वॉशिंग लिक्विड और सिरका डालकर ना इनको क्या होगा कि थोड़ी देर मैंने इनको ज़्यादा देनी होगी, थोड़ा खुले पानी के अंदर इनको मैंने बॉईल करना होगा तो हर किस्म की इनकी चिकनाई, स्टेन सारा कुछ निकल आएगा। ये तकरीबन 1 हफ्ते के बाद प्रोसेस मैं रिपीट कर लेती हूँ। वाइट जो नैपकिन्स हैं उनको मैं 1 माह बाद, 1.5 माह बाद, डिपेंड करता है कि मुझे कब उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वो कम यूज़ हो रहे होते हैं। ये चूँकि ज़्यादा यूज़ होते हैं तो इनकी जो डीप क्लीनिंग है वो जल्दी ड्यू हो जाती है, लेकिन इस प्रोसेस को मैं जब फॉलो करती हूँ ना तो विदाउट एनी एफर्ट ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। हमारे कोस्टर्स, मिटन्स, उनको भी साफ़ सुथरा करके उनकी जगहों पर हैंग करके, और ये जो सिंक मैट्स हैं जिनका आप बहुत पूछते हैं, मैंने खुद DIY किए हुए हैं 5-6, तो बस एक निकाला और एक लगा दिया और ये जो हमारे नॉर्मल रूटीन के नैपकिन्स भी हो गए। अब ये जो हमारे स्पैचुलास होते हैं, वुडन हों या सिलिकॉन के हों, वैसे तो हम इनको डेली वॉश करते हैं, लेकिन समटाइम्स ना मैं आपको आगे चलकर दिखाती हूँ कि इनकी डीप क्लीनिंग भी ड्यू हो जाती है कोई 1-1.5 हफ्ते के बाद। वैसे देखने में नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन इनके अंदर के जो ग्रूव्स होते हैं, इनके ऊपर के सरफेस पर अभी तक ऑयल लगा होता है। आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। अब ये जो सिलिकॉन के ये जो कॉलर्स होते हैं ना इनके, और ये समटाइम्स इनके ऊपर जो हैंड राइटिंग लिखी होती है उसके अंदर डर्ट लगा होता है जो साफ़ नहीं होता हमारे आम क्लीनिंग के साथ, तो बस इनको भी ना साथ ही रख कर ना तो डीप क्लीनिंग इनकी भी कर लेती हूँ ताकि ये बिल्कुल हाइजीनिक हो जाएँ, प्रेजेंटेबल हो जाएँ। इनके लिए बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो में जुड़े रहिएगा। आपको मैं अपनी बात प्रूव करके बताऊंगी कि अभी मैंने इनको साफ़ किया हुआ है, स्टिल इनके ऊपर आपको लगेगा चिकनाई लगी हुई है, तो बस उसी तरह से उसी पानी के अंदर डिश वॉशिंग लिक्विड, बेकिंग सोडा और सिरका डालकर पहले पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया, फिर उसके अंदर इन सबको मैंने डिप कर दिया। मेक श्योर कि इनके हैंडल्स के अलावा इनके जो ऊपर का एरिया है ना इस्तेमाल होने वाला, वो डिप रहे बिल्कुल। पानी और डाल के इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल किया। अब आप ये देख रहे हैं ऊपर की सरफेस आपको नज़र आ रहा है, मैंने हल्का सा चूल्हा कर दिया था 2-3 दफ़ा बॉयल देने के बाद, और इसकी चिकनाई आपको विजिबल है बिल्कुल। तो ये हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन डीप क्लीनिंग जब हम कर लेते हैं ना तो तब ये बिल्कुल सारी चिकनाई भी निकल
जाती है, हर किस्म का कोई भी गंद होता है, इनके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ लगा हो, कुछ भी हो, तो सारा कुछ रिमूव हो जाता है। और ये चम्मच आपको पता है कि हमारे खाने में यूज़ हो रहे होते हैं, हम एटलीस्ट इससे इनको तो साफ़ रखें ना, तो ये होता है कि हमारा खाना जो है वो बिल्कुल हाइजीनिक रहता है। और ये डेली बेसिस पर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, तो इनको साफ़ करना, इनको हाइजीनिक रखना हमारे लिए एक मस्ट डू टास्क है। तो बस यहाँ पर इनको मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया। ड्राई करने के बाद ना मैं इनको लेकर ना वो जो होता है रेगमार, उससे भी मैं इनको ना थोड़ा सा स्मूथ कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास नहीं था तो मैंने वैसे भी इसको पहले साफ़ किया हुआ इनको। तो बस यहाँ पर अब मैं इनकी ना उसी कपड़े के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर तो इनकी ऑयलिंग कर लूँगी। अब ये बिल्कुल न्यू जैसे हो गए हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए हैं। और इस कैबिनेट की ड्रॉअर की ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग मैं थोड़ी देर पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ मैंने वुडन स्पैचुलास और हैंडल्स को साफ़ किया है। और सिलिकॉन के भी सेम प्रोसेस के साथ मैंने साफ़ कर लिया, उनको मैंने ड्राई कर लिया। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन हो गए हैं और अब ये रेडी टू यूज़ हो गए हैं। इनको ड्राई करने के बाद अब ये जिन होल्डर्स के अंदर मैं रखती हूँ उनकी सफाई भी तो ज़रूरी है ना, खाली चम्मच की तो नहीं ज़रूरी। उनको रखने से पहले इन सारे कटलरी होल्डर्स को, जिनके अंदर भी मैंने चम्मच स्पैचुलास वगैरह रखे हुए हैं, एट टाइम्स वो भी इस तरह से गंदे हो जाते हैं। जब हम उनके अंदर रखते रहते हैं तो ये चम्मच वगैरह उनका पानी रिसता रहता है, तो उससे फिर ये इनकी भी क्लीनिंग ड्यू हो जाती है। तो बस साथ ही लगे हाथ, जो पानी गर्म था ना, रुमाल जिसके अंदर मैंने डिप किए थे उसके अंदर बेकिंग सोडा और सिरका भी था, तो बस उसी गर्म पानी के अंदर इनके अंदर मैंने थोड़ी देर डाल कर छोड़ दिया था और इनका अंदर का जो मैल है वो बिल्कुल उगल गया था। वैसे तो इतनी ज़्यादा क्लीनिंग तो नहीं थी ड्यू, क्योंकि मैं टाइम के साथ साथ करती रहती हूँ आपको दिखाने की खातिर, और रमज़ान की क्लीनिंग करने के लिए मैंने वीडियो बनाने के लिए इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ा हुआ था। तो बस इनको मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिया, उसी गर्म पानी ने इनको बिल्कुल अंदर से इनका जो मैल था वो उतार दिया। और अब इनको मैं ड्राई करके ना इनकी जगहों पर रख लूँगी। तो बस अब यहाँ पर जो चम्मच, जो स्पैचुलास मैंने साफ़ करने का तरीका आपको बताया, उनको करने के बाद वो बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। ये चम्मच भी मैंने बॉयल कर लिए थे। चमक इनकी देख सकते हैं, बिल्कुल स्टील जो है वो उसकी चमक एकदम स्पार्कलिंग हो गई है। और ये मेरा काम भी डन हो गया। उसके बाद आ जाता है जी ये हमारे स्पाइस जार्स जितने भी होते हैं, उनके अंदर जितने हमारे मसाले होते हैं, दालों के, चीनी, ये जितने भी स्पाइसेस हैं वो ज़्यादातर ना मैं ग्लास जार्स ही यूज़ कर रही होती हूँ। एक तो विजिबल होते हैं उसके अंदर जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं, दूसरा उनकी क्लीनिंग बहुत आसान होती है, और तीसरा ये बिल्कुल हाइजीनिक रहते हैं। लाइक प्लास्टिक जो होता है ना, वो अब मैं रेकमेंड नहीं करती। मैंने तो अपने किचन में से मेलामाइन बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है मैंने ग्लास के साथ, मार्बल के साथ। तो आप मेरे किचन की जितनी एक्सेसरीज और आगे चलकर जितने स्पाइस जार्स और दालों वाले कंटेनर कोई भी है ना, आप देखेंगे तो वो सब शीशे के बने हुए हैं, तो वो वैसे भी देखने में बहुत एस्थेटिक लगते हैं। और इनकी ना क्लीनिंग बहुत इजी होती है, हल्का सा इनको स्क्रब करना होता है डिश वॉशिंग लिक्विड के साथ, और ये बिल्कुल एकदम चमक जाते हैं। इनके ऊपर कोई भी स्टेन्स लगे हों वो ईजिली रिमूव हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात देखने में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। अब ये मेरे स्पाइस रैक्स, आप यकीन नहीं करेंगे, ये बहुत साल पुराने स्पाइस रैक्स है। अब इंशाल्लाह इनको जल्दी मैं रिप्लेस करने वाली हूँ जैसे ही मैं न्यू अपनी जगह पर शिफ्ट होंगी। लेकिन अभी तक आप देख सकते हैं कि इनको मैंने इतना अच्छे तरीके से रखा हुआ है, इतने साल, ऑलमोस्ट 15 से 20 साल हो गए हैं, डोंट यू इवन इमेजिन। लेकिन मैंने इनकी क्लीनिंग इस तरह से रखी हुई है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से ऑलमोस्ट की हुई है कि आप देख सकते हैं कोई भी नहीं कहेगा इतने साल पुराने हैं। तो कोई भी मेरे जार्स हैं किसी भी किस्म के, जितनी भी मेरी पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है इन्हीं ग्लास जार्स में होती है। बस इनकी क्लीनिंग भी जो हो जाती है। हाँ, ये जो है ना, ये पीनट बटर के बॉटल्स थी जो कि खाली पड़ी हुई थी, मैंने उनको भी लगे हाथ साफ़ करवा लिया। वो क्यों कि आपको पता है रमज़ान में बहुत सारी चटनियाँ, स्पाइसेस, कोई ये दही भल्ले का मसाला है, कोई चाट मसाला है, कोई हमने ज़ीरा पाउडर है, कुछ भी है, तो एक्स्ट्रा के लिए मुझे डिब्बियाँ चाहिए थी, तो मैंने इनको होल्ड ऑन किया। मैंने कैबिनेट खोली तो उसके अंदर ना ये कि पीनट बटर की बॉटल्स मुझे नज़र आई, तो वो भी मैंने हेल्पर से कह के साफ़ करवा ली। अब मैं उसके साथ खुद लगी हुई थी, काम इतना ज़्यादा था जो हम दोनों ने मिलकर एफिशिएंटली डन कर लिया। अब ये जो ऑयल की बॉटल्स है ना, इनके अंदर थोड़ा सा आप देखें मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड डाला है, और वो जो पानी मैंने साथ रखा हुआ है गर्म, थोड़ा सा वो डाल के, हाँ, चावलों के दाने इनके अंदर मैंने एंटर किए हैं। वो ये है कि ये नैरो नेक वाली बॉटल्स है ना, तो इनकी समटाइम्स हमें क्लीनिंग इतनी ईजी लग नहीं रही होती, तो ये चावलों के दाने और डिश वॉशिंग लिक्विड ने ना जब इसको
इसको मैं अच्छे से हिलाऊंगी ना इन बॉटल्स को, तो अंदर से सारी जो ऑयल लगा होगा ना वो सारा एकदम साफ़ हो जाएगा। किसी भी किस्म की कोई भी इसके अंदर कोई गंद होगा, कुछ भी होगा, तो ये चावलों के दानों की वजह से वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। बस इनको यहाँ मैंने रिंस कर लिया और चावलों के दाने मैंने यहाँ पर वेस्ट नहीं किए हैं, उनको मैंने जाकर परिंदों को डाल दिया। तो बस इसके बाद ना बाकी जितने जार्स रह गए हुए थे, मैंने आपको बताया था ना कि मैं प्लास्टिक के जार्स को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक वैसे भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, और अब तो रेकमेंड ही नहीं किया जाता कि बर्तन खासकर हम प्लास्टिक के या मेलामाइन के यूज़ कर रहे हों। तो बस ये सारे जार्स जो हैं इनकी क्लीनिंग भी डन हो गई। मैं साबुन लगाती रही और मेरी हेल्पर साथ वॉश करती रही, और हम दोनों ने मिलकर ना ओपन एरिया में, क्योंकि ये डीप क्लीनिंग का काम जो होता है ना, मैं किचन में खड़े खड़े अपनी टांगों को थकाती नहीं हूँ, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और एक तो खुली हवा में, और आजकल धूप भी अच्छी लगती है, और बाहर पानी भी आजकल बड़ा ठंडा लग रहा है। आप देखें मैंने जूती भी नहीं पहनी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था ये काम करते हुए ना, तो मैंने शूज़ भी नहीं पहने हुए, तो साथ मिल करना मैंने उसके बस वो उसने रिंस कर दिए, और मैं ये जाकर इनको धूप में रखती गई। नीचे पुराना टावल एक बिछा लिया, और बस उसके साथ ना फिर मैंने इनको एकदम नीट एंड क्लीन कर लेना। जब सनलाइट भी इनके ऊपर पड़ जाएगी तो आपको पता है कि ये और ज़्यादा यूवी रेज पड़ने की वजह से हाइजीनिक हो जाएंगे, और काफ़ी देर तक इनकी क्लीनिंग जो है डीप क्लीनिंग ड्यू नहीं होगी। तो बस यहाँ पर मेरे सारे जार्स और जितने भी स्पाइस कंटेनर्स थे उन सबको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डन कर लिया। रमज़ान के लिए ये बिल्कुल प्रिपेयर हो गए हैं। आगे चलकर पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ शेयर करूँगी कि इनके अंदर स्पाइसेस मैं कैसे डालती हूँ। अब चलते हैं आटे कंटेनर की तरफ और चावलों के कंटेनर की तरफ, क्योंकि वो भी अब एंड ही हुआ पड़ा है। रमज़ान की जो शॉपिंग है, जो ग्रोसरी करनी है, वो ड्यू हुई हुई है, तो मैंने कहा इनको भी ना आने से पहले साफ़ कर लूँ, ताकि जैसे ही चावल और आटा आएंगे तो उनको फिर ये साफ़ कंटेनर्स होंगे ना, तो मैं फ़ौरी तौर पर उनके अंदर डाल लूँगी। तो बस इन कंटेनर्स को भी बाहर खुली हवा में जा कर ना मैंने उनको साफ़ कर लिया, और साफ़ करने के बाद फिर इनको भी उल्टा करके मैंने रख दिया, ताकि ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हुए होंगे, इनके अंदर कोई पानी वगैरह नहीं होगा। धूप पड़ेगी इनके ऊपर तो ये बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और एक दो दिन में मैं अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने वाली हूँ रमज़ान के रेफरेंस से, तो फिर जैसे ही चीज़ें आएंगी उनको इनके रेलिवेंट कंटेनर्स में डाल दिया जाएगा, और कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, कोई चीज़ों को उठाकर डंप नहीं करना पड़ेगा ग्रोसरी को किसी डाइनिंग टेबल पर, किसी दूसरी टेबल पर। आते ही बस ये कंटेनर्स तैयार होंगे। तो बस इनके ऊपर जो कवर दिया हुआ था मैंने आटे और चावल के कंटेनर पर, वो जो मैंने हैंकी साफ़ किए हैं, साथ साथ इनको भी मैंने उनके वॉश कर लिया। और ये जो नाइफ़ होल्डर है, इसकी भी लाजमी बात है कि इसको भी हाइजीनिक रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए, हमारी नाइफ़्स जो हैं वो भी डेली बेसिस पर फौरी यूज़ हो रही होती हैं। तो बस इसके होल्डर को भी मैंने लगे हाथ उसी पानी के अंदर अच्छे से साफ़ कर लिया। नाइफ़ भी एकदम नीट एंड क्लीन हो गई। इनको शार्प मैं अगली वीडियो में करूँगी, क्योंकि इनको शार्प करना भी मस्ट है, काम इनका ज़्यादा हो जाना है इस महीने में। तो बस अभी तो इनको मैंने क्लीन कर लिया, और साथ ही मैंने इनको भी ना ड्राई होने के लिए रख दिया। तो ये थे जी मेरे किचन की डीप क्लीनिंग के आइटम्स जो एक दूसरे से जुड़े थे, और जिनका साफ़ होना रमज़ान से पहले और पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन से पहले मस्ट था फॉर श्योर। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि घर की डीप क्लीनिंग आपकी कहाँ तक पहुँची, और मेरी रमज़ान सीरीज़ की ये वीडियोस आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित हो रही हैं। अपने सजेशंस और क्वेरीज़ भी ज़रूर शेयर करें, और साथ साथ इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। रमज़ान प्रेपरेशंस 2025 की सीरीज़ की इन सारी वीडियोस को जो अभी तक आई हैं, आपका बहुत सारा प्यार मिला, और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी तरह आने वाली वीडियो को भी अपना प्यार देते रहें। सब्सक्राइब वुमेनिया ATF एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर नोटिफिकेशंस इन टाइम। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।